हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो जिसका टाइटल है सॉल्यूशन ऑफ ए मैक्सिमाइजेशन टाइप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। जैसा कि हम जानते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में सिंप्लेक्स मेथड एक इफेक्टिव टूल साबित हो सकता है। तो आज हम एक मैक्सिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से। तो उसके लिए यहाँ पे एक सैंपल प्रॉब्लम मैंने लिया है जिसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट किया हमने 40x1 प्लस 35x2 की फॉर्म में। इसके अलावा दो कंस्ट्रेंट्स गिवन है जो आपकी रो मटेरियल और जो बाकी इनपुट रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है 2x1 प्लस 3x2 लेस देन और इक्वल टू 60। सेकंड कंस्ट्रेंट 4x1 प्लस 3x2 लेस देन और इक्वल टू 96। और आखिर में जो कंडीशन ऑफ नॉन नेगेटिविटी गिवन है x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एक टिपिकल मैक्सिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करने को देखेंगे सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से। जो सिंप्लेक्स मेथड का प्रोसीजर है उनके जो स्टेप्स हैं वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे हर एक स्टेप पे। स्टेप 1 है चेकिंग फॉर द कंडीशंस ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। हमें सबसे पहले चेक करना है कि जो गिवन प्रॉब्लम है क्या वो सिंप्लेक्स मेथड की कंडीशंस को फुलफिल करती है या नहीं करती है। पहली कंडीशन है कि राइट हैंड साइड वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन है कि डिसीजन वेरिएबल्स भी आपके पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव होने चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं दोनों कंस्टेंट्स को। जो फर्स्ट कंस्टेंट है उसकी राइट हैंड साइड पॉजिटिव 60 है और जो सेकंड कंस्टेंट है उसकी राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव 96 है। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन को ये प्रॉब्लम फुलफिल करती है। सेकंड कंडीशन है जो डिसीजन वेरिएबल्स आपके x1 एंड x2 वो दोनों ही रेस्ट्रिक्टेड है अपने साइन में, तो दोनों की वैल्यूज जो है इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ये इस प्रॉब्लम में स्पेसिफाई किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि दोनों ही कंडीशंस आपकी फुलफिल करती है ये प्रॉब्लम। तो यानी कि आपका जो स्टेप 1 था वो आपने अप्लाई कर लिया। अब हम मूव करेंगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या मैं एक्सप्लेन करता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब जो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमने पहले भी डिस्कस किया है पिछली वीडियो में। स्टैंडर्डाइजेशन का बेसिक मीनिंग क्या है कि जो इनइक्वालिटीज है कंस्ट्रेंट्स में उनको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे और सभी वेरिएबल्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में और इक्वेशंस में इंक्लूड करेंगे उनके रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स के साथ। तो हम फर्स्ट कांस्टेंट को एक बार देख लेते हैं। तो 2x1 प्लस 3x2, तो इसमें लेस देन और इक्वल टू टाइप की आपकी इनइक्वालिटी है, तो इसमें हम स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे प्लस s1 इक्वल टू 60। इसी तरीके से दूसरी कांस्टेंट है उसको भी देख लेते हैं, उसका भी नेचर सिमिलर है, लेस देन और इक्वल टू टाइप। तो इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए इसमें भी हम एक स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका नाम हम रख देते हैं s2 इक्वल टू 96। तो इस तरीके से हमने इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया। अब स्टैंडर्डाइजेशन का जो दूसरा ऑपरेशन है वो ये है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सभी आपके हर एक इक्वेशन में इंक्लूड होने चाहिए। तो अब फर्स्ट इक्वेशन में हम देख लेते हैं x1 है, x2 है, s1 है। अब इसमें s2 को इंक्लूड करते हैं। s2 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फर्स्ट कंस्टेंट में, हम उसका कोएफिशिएंट 0 लेके चलते हैं, 0 s2 इक्वल टू 60। सेकंड कंस्टेंट में देखते हैं आपका s1 वेरिएबल मिसिंग है, उसको ऐड करते हैं। s1 का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सेकंड कंस्टेंट की अगर बात करें तो उस केस में उसका कोएफिशिएंट 0 होगा, 0। तो हमने जो सभी वेरिएबल्स थे वो इक्वेशंस में इंक्लूड कर लिए। अब स्टैंडर्डाइजेशन का अगला ऑपरेशन क्या होता है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सभी आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी होने चाहिए। तो चलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी मॉडिफाई कर लेते हैं एक बार हम। 40x1 प्लस
35x2 प्लस, अब जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था हमने पिछली वीडियो में कि जो स्लैक वेरिएबल्स होते हैं ना उनकी कोई कॉस्ट होती है ना उनका प्रॉफिट में कोई कंट्रीब्यूशन होता है, तो इसलिए हम इनके कोफिशिएंट्स 0 लेके चलते हैं, 0s1 प्लस 0s2। और जो आपकी कंडीशन ऑफ नॉन नेगेटिविटी है ये भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, इसको हम लिखेंगे x1 x2 s1 s2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने पूरी प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब हम सिंप्लेक्स मेथड इनिशिएट कर सकते हैं। तो जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है क्रिएशन ऑफ द इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, यानी कि हमें पहली जो सिंप्लेक्स टेबल है वो क्रिएट करनी है। अब जो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल हम क्रिएट करेंगे वो आपकी जो इक्वेशंस हैं उनकी हेल्प से क्रिएट करेंगे, यानी कि जो इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स गिवन है डिसीजन वेरिएबल्स के वो हम इंक्लूड करेंगे। तो ये टेबल मैंने एक स्ट्रक्चर इसमें तैयार कर लिया है पहले से ही। तो x1 जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में कितनी है 2, तो हम इसको यहाँ एक बार लिख लेते हैं 2। x1 वेरिएबल की और x2 वेरिएबल की फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे x2 की हमने 3 लिख दी। s1 का कोफिशिएंट कितना है फर्स्ट में 1 है, वो हमने लिख दिया है। s2 का कोफिशिएंट कितना है 0, हमने लिख दिया है। और राइट हैंड साइड वैल्यू क्या है फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करें तो ये है आपकी 60, तो ये वैल्यूज हमने लिख ली है। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है उस इक्वेशंस में भी जो कोफिशिएंट्स हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के वो लिख लेते हैं। तो x1 का कोफिशिएंट है 4, x2 का कोफिशिएंट है 3, s2 का कोफिशिएंट इस केस में s2 का कोफिशिएंट 0 है और s1 का कोफिशिएंट क्या है 0, s2 का कोफिशिएंट 1 और राइट हैंड साइड आपकी है 96। तो इस तरीके से जो सभी वैल्यूज हैं वो हमने लिख लिए यहाँ पे। तो अब आपका सिंप्लेक्स मेथड यहाँ से स्टार्ट होता है ये टेबल क्रिएट करने के बाद। yes. अब सिंप्लेक्स मेथड को इनिशिएट करने की जो सबसे पहली कंडीशन है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्मुलेशन, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी फॉर्मुलेट होनी चाहिए। अब अगर इस टेबल को हम देखते हैं जो 4 वेरिएबल्स को मिला के बनी है x1 x2 s1 s2, तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन कौन से वेरिएबल्स बना रहे हैं। तो हम अगर s1 को देखते हैं तो एक एलिमेंट इसका 1 है, सेकंड रो में एलिमेंट 0 है। सिमिलरली s2 है, उसका फर्स्ट रो में एलिमेंट 0 है और सेकंड में 1 है। तो ये दोनों वेरिएबल्स मिलके एक 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को फॉर्मुलेट करते हैं। तो यानी कि आपकी जो कंडीशन थी सिंप्लेक्स मेथड की इनिशिएट करने की वो पूरी करते हैं s1 और s2 वेरिएबल्स। तो जो वेरिएबल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्मुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कहेंगे बेसिक वेरिएबल्स। तो यानी कि यहाँ पे s1 और s2 दोनों आपके हो गए बेसिक वेरिएबल्स, और जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको सिंपली हम कहेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल्स। तो ये आपके हो गए नॉन बेसिक वेरिएबल्स। अब बेसिक वेरिएबल्स कौन से होंगे जो सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे, जो इनिशियल सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे। तो जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उनको हम बेसिस में लिखते हैं। तो यानी कि s1 है आपका, क्योंकि फर्स्ट रो में 1 है s1 के कॉलम में, तो हम पहले यहाँ पे s1 को लिखेंगे। अब s2 1 कहाँ पे है सेकंड रो में है, तो हम सेकंड रो में यहाँ पे s2 को लिखेंगे। यानी कि बेसिक वेरिएबल्स को हम बेसिस में इंक्लूड करते हैं। अब जो ये कॉलम आपका है लेफ्ट मोस्ट कॉलम आपको गिवन है कोफिशिएंट्स ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि जो s1 और s2 बेसिक वेरिएबल्स हैं इनके कोफिशिएंट्स क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। एक बार देख लेते हैं, इनके कोफिशिएंट्स हैं दोनों के ही 0, तो दोनों के कोफिशिएंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। s1 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0, s2 का कोफिशिएंट भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0। तो इस तरीके से आपकी जो इनिशियल एक टेबल थी उसके सभी एलिमेंट्स आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिए हैं। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कंट्रीब्यूशन। अब हम कुछ वेरिएबल्स की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला है कंट्रीब्यूशन, जिसको हम CJ से डिनोट करते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या है कि अगर हम
x1 का प्रोडक्शन करते हैं या आपके मिक्स में उसको रिड्यूस करते हैं, तो आपका प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूट करेगा। तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना पड़ेगा, x1 का कॉफिशिएंट देखना पड़ेगा। x1 का कॉफिशिएंट है 40, यानी x1 की अगर 1 यूनिट ऐड करेंगे तो हमें 40 रुपीज ऐड होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव में, प्रॉफिट में। और x2 की अगर 1 यूनिट ऐड करते हैं तो हमारे प्रॉफिट में 35 रुपीज ऐड हो जाएंगे। तो बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, आप पर यूनिट प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। तो x1 का कॉन्ट्रीब्यूशन है पर यूनिट 40 रुपीज, और x2 का कॉन्ट्रीब्यूशन है पर यूनिट 35 रुपीज। और जो आपके स्लैक वेरिएबल्स हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है। आपको ध्यान रखना है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन जब भी आप लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में s1 का कॉफिशिएंट 0 है, s2 का कॉफिशिएंट भी 0 है, यानी कि इन दोनों का प्रॉफिट में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे भी हमने 0 0 लिख दिया है। अब ये चीज करने के बाद एक बार हम इनिशियल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें बेसिक वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिक वेरिएबल्स जैसा जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपके इनिशियल सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे। तो बेसिक वेरिएबल्स आपके इनिशियल सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे और नॉन बेसिक वेरिएबल्स सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होंगे। तो इसलिए नॉन बेसिक वेरिएबल्स जितने भी हैं उनकी वैल्यूज हम सॉल्यूशन में 0 लिखेंगे। x1 भी नॉन बेसिक है, इसकी भी वैल्यू 0 हो गई। x2 भी नॉन बेसिक है, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। तो आपके सॉल्यूशन का पार्ट सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं, s1 एंड s2। अब s1 की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम देखेंगे कि s1 कॉलम में 1 कहाँ पे है। तो 1 यहाँ पे है। इसके सामने राइट हैंड साइड वैल्यू क्या है, bi वैल्यू क्या है, वो है 60। तो हम s1 की वैल्यू लिखेंगे 60। s2 के सामने देखते हैं। अब s2 के सामने 1 कहाँ पे है, सेकंड रो में। सेकंड रो के राइट हैंड साइड वैल्यू क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड वैल्यू 96। तो हमने यहाँ लिखा। तो ये आपका इनिशियल सॉल्यूशन है। अब इनिशियल सॉल्यूशन क्या है कि हम ना तो x1 की कोई यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे ना x2 की कोई यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे। तो आपके पास दो ही प्रोडक्ट्स थे जो आप मैन्युफैक्चर कर सकते थे, x1 और x2। दोनों ही की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ना तो आप रॉ मटेरियल को यूज करेंगे, आपकी 60 यूनिट्स जो पहले थी वो एज इट इज स्टॉक में रहेंगी, ना ही आपका जो दूसरा इनपुट वेरिएबल था, लाइक उसको मान के चलते हैं कि लेबर आवर्स को रिप्रेजेंट करता है, 96 लेबर आवर्स आपके एज इट इज स्टॉक में रहेंगे, क्योंकि आपने दोनों में से कोई यूज नहीं किया, क्योंकि x1 और x2 का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। तो ये आपका इनिशियल सॉल्यूशन है। अब हम चेक करते हैं कि ये सॉल्यूशन जो आपको मिला है वो ऑप्टिमल है या नहीं। जो फोर्थ आपका रहता है क्राइटेरिया कि जो सॉल्यूशन आपको सजेस्ट किया गया है वो ऑप्टिमल है या नहीं, यानी कि वो बेस्ट सॉल्यूशन है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेल्टा वैल्यूज। उसको चेक करने के लिए हमें डेल्टा वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और डेल्टा वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, c माइनस जेड। तो c बेसिकली क्या डिनोट करता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यानी कि अगर आप x1 की 1 यूनिट सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपका प्रॉफिट कितने अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन उसको रिप्रेजेंट करता है। जेड है वो इसके अपोजिट अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है कि जब हम x1 को प्रोड्यूस करेंगे तो आपका प्रॉफिट कितने अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि x1 को जब प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो कम होगा। ठीक है, तो दो वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। सी हमारे पास ऑलरेडी है, अब हमें जेड जे की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो जेड जे की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, जेड जे की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली सी बी इंटू एक्स आई, ये एक्सप्रेशन फॉलो करना है। सी बी इंटू एक्स आई। एक्स आई क्या है, जो एक्स 1 का जो कॉलम है उसके एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है कोरस्पॉन्डिंग सी बी वैल्यूज के साथ, यानी कि जो आपका कोफिशिएंट्स गिवन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बेसिस में उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो लाइक सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। तो 2 इंटू 0, यहाँ पे एक बार मैं कर लेता हूँ, 2 इंटू 0, फिर उसको ऐड करना है किसमें, जो नेक्स्ट वैल्यू है x1 की वो है 4, 4 इंटू इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 0, 4 इंटू 0, दोनों का सम कैलकुलेट करना है, तो वो क्या होगा 0। तो मैं जेड जे की वैल्यूज एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे।
2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, तो ये जेड जे की वैल्यू होगी आपकी 0। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि x1 को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो जेड जे 0 है, तो जेड जे बेसिकली क्या डिनोट करता है कि कितने अमाउंट से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा x1 की अगर आप 1 यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं इस स्टेज पे। तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 है। 0 क्यों आई? क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे कि आपके बेसिस में क्या है, स्लैक वेरिएबल्स हैं S1 और S2 जो बेसिकली अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करते हैं। और अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज को अगर आप यूज करते हो तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि S1 और S2 का स्लैक वेरिएबल्स का ना प्रॉफिट में कोई कंट्रीब्यूशन है ना कॉस्ट पे कोई कंट्रीब्यूशन है। इसलिए जेड जे की वैल्यू इन दोनों के लिए x1 वेरिएबल के लिए क्या है, 0। सिमिलरली x2 के लिए हम यही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग cb के साथ, राइट, जो आपका कोफिशिएंट है बेसिक वेरिएबल्स में। सो 3 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 0 0, तो इसकी वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, 0। अब बेसिक जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स 0 हैं, तो ये ऑपरेशन जब अप्लाई करेंगे आप जेड जे कैलकुलेट करने के लिए सभी वेरिएबल्स के लिए, तो सभी की वैल्यूज क्या होगी, 0। 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, तो अगेन वैल्यू आपकी 0 है। 0 इंटू 1 सॉरी 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, तो ये भी आपकी क्या हो गई, 0। तो इस तरीके से हमने जो जेड वैल्यूज थी वो कैलकुलेट की सभी वेरिएबल्स के लिए। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं कि कैसे कैलकुलेट करनी है। हर एक वेरिएबल का कॉलम आपको पिक करना है, लाइक x1 का कॉलम आपने पिक किया, उसका फर्स्ट एलिमेंट है 2, फर्स्ट एलिमेंट को इसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट जो बेसिक वेरिएबल का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 0, ये आपको करना है 2 इंटू 0, और फिर 4 इंटू 0, सेकंड जो कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक वेरिएबल का कोफिशिएंट उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और दोनों का सम कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है इस केस में। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है डेल्टा वैल्यूज को कैलकुलेट करने का। अब डेल्टा वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट करती हैं, सी माइनस जेड। अब सी माइनस जेड क्या हो गया, ये सी तो डिनोट करता है कि कितने अमाउंट से आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और जेड डिनोट करता है कि कितने अमाउंट से आपका प्रॉफिट कम होगा। तो और डेल्टा क्या डिनोट करेगा, फिर नेट प्रॉफिट या नेट इफेक्ट क्या रहेगा। अगर हम x1 की एक यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे नेट इफेक्ट क्या रहेगा, यानी कि सी माइनस जेड। तो डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट प्रॉफिट कह सकते हैं, या फिर आप नेट इफेक्ट क्या रहेगा। चलिए देख लेते हैं हम एक बार। तो सी माइनस जेड करते हैं, तो x1 के लिए 40 माइनस 0 आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 40। x2 के केस में सी जे है आपका 35 और जेड जे है 0, सो 35 माइनस 0 35। थर्ड केस में सी जे भी आपका 0 है और जेड जे भी 0 है, तो 0, और आगे भी आपका S2 के केस में भी 0 0 है, तो आपकी ये वैल्यूज आ गई। तो डेल्टा वैल्यूज हमने कैलकुलेट की। डेल्टा वैल्यूज क्या है, 40 35 0 0। तो अब डेल्टा वैल्यूज के बेस पे हम चेक करेंगे कि आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं, राइट। अब आपको एक चीज ये ध्यान रखनी कि डेल्टा वैल्यूज का इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए। डेल्टा वैल्यूज क्या डिनोट करती है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे 40 का साइन प्लस है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो 40 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगा अगर आप x1 को इंट्रोड्यूस करते हैं। और जो x2 का केस में बात करें 35 वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, अगर आप x2 की एक यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टम में इस स्टेज पे, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो बाय 35 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। और अगर S1 और S2 को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपके प्रॉफिट या आपके ऑब्जेक्टिव पे कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। तो हमें ऑप्टिमैलिटी एक बार चेक करनी है कि फर्दर इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं या नहीं इस सॉल्यूशन में। तो जो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन है वो क्या है चेक करने की, कि जो सभी डेल्टा वैल्यूज हैं वो या तो वो सभी 0 होनी चाहिए या फिर नेगेटिव होनी चाहिए। अगर 0 या फिर नेगेटिव है तो मतलब सॉल्यूशन में फर्दर इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं है। तो हम एक बार इस कंडीशन की लाइट में एक बार देख लेते हैं डेल्टा वैल्यूज को। तो डेल्टा वैल्यूज हमारी क्या है, 40 एंड 35। तो 40 ना तो 0 है ना ही नेगेटिव है, 40 एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सॉल्यूशन था ये 0 0 60 96
दिस वन, ये आपका ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी फर्दर इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, इंप्रूवमेंट के स्कोप है। इंप्रूवमेंट का स्कोप क्या है? आप X1 को अगर इंट्रोड्यूस करते हैं स्टेज पे तो आपको पर यूनिट 40 रुपीज का प्रॉफिट होगा, राइट? 40 आपका ये डिनोट करता है। और अगर X2 को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको पर यूनिट 35 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो आपके पास दो एरियाज हैं जहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकती है, राइट? तो मतलब आपका सॉल्यूशन अब ऑप्टिमल नहीं है, इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो अब हम सॉल्यूशन को इंप्रूव करने को देखेंगे, राइट? तो इंप्रूव करने के लिए आपको कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। अब अगर ध्यान से देखा जाए, जब हम दो स्कोप हैं आपके पास इंप्रूवमेंट के, X1 और X2, आपके लिए बेटर कौन सा है? बेटर आपके लिए X1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि X1 को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको पर यूनिट ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो आप उस ऑल्टरनेटिव के साथ जाएंगे जो आपके प्रॉफिट को ज्यादा इंक्रीज करता है। तो हम X1 वेरिएबल को इस स्टेज पे प्रोड्यूस करेंगे, राइट? यानी कि हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड करेंगे। तो इसको मैं एक बार एरो से डिनोट कर देता हूं कि X1 हमारा इनकमिंग वेरिएबल है, यानी कि जो वेरिएबल हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है उसको हम इनकमिंग वेरिएबल कहेंगे। तो इसका नाम मैं लिख देता हूं एक बार, इनकमिंग वेरिएबल। इनकमिंग वेरिएबल आपका हो गया X1। और जो वेरिएबल जिस कॉलम को इनकमिंग वेरिएबल हेड करता है उस कॉलम को हम कहेंगे की कॉलम। तो आपका ये कॉलम हो गया की कॉलम। तो आप अगर आपका एक इनकमिंग वेरिएबल है तो एक आउटगोइंग वेरिएबल भी होना चाहिए, क्योंकि X1 तभी एंटर करेगा सॉल्यूशन में जब S1 या S2 में से एक वेरिएबल सॉल्यूशन से बाहर जाएगा, ठीक है? तो आउटगोइंग वेरिएबल कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो कैलकुलेट करेंगे हम रिप्लेसमेंट रेशियोज की हेल्प से, राइट? अब रिप्लेसमेंट रेशियोज कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो की कॉलम है उनके एलिमेंट से रेस्पेक्टिव राइट हैंड साइड वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, यानी कि ये 60 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो की कॉलम का वेरिएबल है वो है वैल्यू है वो है 2। तो 60 अपॉन 2 ये वैल्यू हो गई आपकी 30। सिमिलरली सेकंड केस में सेकंड जो एलिमेंट है वो है 4 कॉरस्पॉन्डिंग टू 96। तो 96 अपॉन 4 ये हो गया आपका 24। तो इन दोनों में से जो रिप्लेसमेंट रेशियोज आपने कैलकुलेट किए हैं उनमें आपको लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू देखनी होती है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। अब लीस्ट पॉजिटिव कौन सी है इनमें? 24। तो जिस रो में लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है वो रो रिप्रेजेंट करेगी आउटगोइंग वेरिएबल को। तो यहाँ पे इसको मैं एक एरो से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये आपकी आउटगोइंग वेरिएबल, ये रो आउटगोइंग वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है। और जिस रो में आउटगोइंग वेरिएबल होता है उसको हम कहते हैं की रो। तो आपकी ये जो रो है अब इसका नाम हो गया है की रो, ये आपकी हो गई है की रो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, इनका आपको पता होना चाहिए, तभी हम सिंप्लेक्स मेथड को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। और अब ध्यान से देखेंगे जहां पे की कॉलम और की रो इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम कहेंगे की एलिमेंट। तो फोर जो एलिमेंट है वो की एलिमेंट होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे की रो और की एलिमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो 4 को नाम दे देता हूं मैं एक बार, 4 हो गया आपका की एलिमेंट। ये आपका की एलिमेंट हो गया। और की रो को जो वेरिएबल हेड करता है वो आपका होगा आउटगोइंग वेरिएबल। तो S2 इस केस में हेड कर रहा है सेकंड रो को, जो कि की रो है। तो S2 आपका हो गया आउटगोइंग वेरिएबल। S2 हो गया आपका आउटगोइंग वेरिएबल। तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको इनकमिंग वेरिएबल आपने कैलकुलेट किया, उसके बेस पे की कॉलम को डिफाइन किया, फिर की कॉलम के जो एलिमेंट्स थे उनकी हेल्प से आपने रिप्लेसमेंट रेशियोज कैलकुलेट किए, उनकी हेल्प से फिर आपने जो की रो है उसको आइडेंटिफाई किया और फर्दर फिर आउटगोइंग वेरिएबल को लोकेट किया।
तो S2 आपका आउटगोइंग वेरिएबल है, X1 इनकमिंग वेरिएबल है, की कॉलम है, की रो है और की एलिमेंट है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को इंप्रूव करेंगे। और सॉल्यूशन को इंप्रूव कैसे करेंगे, एक नई टेबल क्रिएट करके। तो इन वैल्यूज के बेस पे, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे एक नई टेबल हम क्रिएट करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल नहीं था, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। वो स्टेप्स हैं, सबसे पहले हमें रिप्लेसमेंट रो डिराइव करनी है। रिप्लेसमेंट रो कब बनेगी आपकी, कैसे ड्राइव करनी है आपको, कैसे क्रिएट करनी है, उसके लिए आपको की रो के हर एक एलिमेंट को डिवाइड करना है की एलिमेंट से। की रो के हर एक एलिमेंट को डिवाइड करना है की एलिमेंट से, इंक्लूडिंग राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड को भी की एलिमेंट से डिवाइड करना है। तो एक बार हम की रो को देख लेते हैं। की रो के एलिमेंट्स आपके क्या थे, ये सेकंड रो आपकी की रो है 4 3 0 1 एंड 96। तो इन सभी एलिमेंट्स को हम की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। की एलिमेंट हमारा क्या था, 4। तो इससे एक बार डिवाइड कर लेते हैं, तो 4/4 1 हो जाएगा, 3/4 0/4 0 हो जाएगा, 1/4 एंड 96/4 आपका 24 हो जाएगा। तो एक बार इन वैल्यूज को मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। फर्स्ट एलिमेंट आपका 4 था, तो 4 को डिवाइड किया 4 से, आपकी वैल्यू हो गई 1। इसके बाद सेकंड एलिमेंट था आपका 3, तो 3 को 4 से डिवाइड किया तो आपका एलिमेंट बन गया 3/4। थर्ड एलिमेंट था आपका 0, 0 को 4 से डिवाइड किया 0। फोर्थ एलिमेंट आपका था 1, तो 1 को 4 से डिवाइड किया तो ये हो गया आपका 1/4। और जो राइट हैंड साइड थी वो थी आपकी 96, उसको 4 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू हो गई आपकी 24। तो इस तरीके से आपने जो की रो थी उसके हर एक एलिमेंट को की एलिमेंट से डिवाइड किया, और फिर आपने इस तरीके से एक रिप्लेसमेंट रो को क्रिएट किया है। तो ये रिप्लेसमेंट रो अब हमें नई टेबल में लिखनी है। और नई टेबल का स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया हुआ है। तो नई टेबल में आप ध्यान से देखेंगे कि जो की रो थी वो सेकंड रो थी उस पर्टिकुलर टेबल की रो जो है वो सेकंड रो है। तो नई टेबल में रिप्लेसमेंट रो भी सेकंड ही होगी। तो उसके एलिमेंट्स में एक बार लिख देता हूं, हमने कैलकुलेट की थी अभी। ये 1 था आपका, ये आपका 3/4 हो गया था, ये 0, ये 1/4 और ये 24। और S2 जो की रो को हेड कर रहा था पिछले टेबल पे, वो आउटगोइंग वेरिएबल था, X1 इनकमिंग वेरिएबल था। तो हम यहाँ पे X1 लिखेंगे S2 की जगह पे। तो इस तरीके से आपने रिप्लेसमेंट रो क्रिएट की। रिप्लेसमेंट रो क्रिएट करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डिराइव न्यू रोज। आपको नई रोज क्रिएट करनी है बाकी जितनी भी रोज बची हैं उनके जगह पे, राइट। बाकी कितनी रोज बची हैं अब देख लेते हैं टेबल में। आ, सिर्फ एक ही रो बची है आपके पास जिसका हेड था S1। तो इस टेबल में सिर्फ 2 ही आपकी रोज थी, एक आपकी की रो और एक उसके अलावा जो दूसरी रो थी। तो यानी कि आपको जो दूसरी बची हुई रो है उसकी जगह पे एक नई रो क्रिएट करनी है। और नई रो कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपको न्यू रो एलिमेंट कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये देख लेते हैं एक बार। ओल्ड रो एलिमेंट माइनस रो एलिमेंट इन की कॉलम इनटू कोरस्पॉन्डिंग रिप्लेसमेंट रो वैल्यू, रिप्लेसमेंट रो वैल्यू। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो अभी से हम जो इस टेबल में जो सेकंड रो थी की रो के अलावा जो रो थी उसको हम ओल्ड रो ट्रीट करेंगे, उसको नाम देंगे ओल्ड रो। तो अब ओल्ड रो से आपको नई रो क्रिएट करनी है, एक न्यू रो क्रिएट करनी है इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए। तो नई रो का पहला एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को लिखना पड़ेगा।
इस फॉर्मूले में ओल्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या आपका 2, ओल्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, माइनस रो एलिमेंट इन की कॉलम, यानी कि जो ओल्ड रो थी उसका कौन सा एलिमेंट की कॉलम में है। तो अगर हम देखते हैं ये आपकी ओल्ड रो है, इसका कौन सा एलिमेंट की कॉलम में है, की कॉलम आपका ये है, तो इसका 2 वैल्यू है वो की कॉलम में, तो हमने लिख लिया इसको 2 को, ये 2 हमने लिखा यहाँ पे, इनटू कोरस्पॉन्डिंग रिप्लेसमेंट रो वैल्यू, यानी कि जो रिप्लेसमेंट रो है उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, तो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि न्यू रो का हम फर्स्ट एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग रिप्लेसमेंट रो का भी हम फर्स्ट एलिमेंट ही यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या था 1, तो हमने 1 लिखा। तो इसकी अब ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद न्यू रो एलिमेंट क्या होगा 2 - 2 × 1, यानी कि 2 - 2 = 0, तो आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया 0। तो इसी तरीके से इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हमें बाकी एलिमेंट्स भी क्रिएट करने हैं न्यू रो पे। तो इस टेबल में एक बार मैं सभी एलिमेंट्स को लिख रहा हूं। तो ओल्ड रो एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट आपका 2 था, सेकंड एलिमेंट आपका 3 था, थर्ड 1, फोर्थ 0, और जो राइट हैंड साइड थी वो आपकी 60 थी। एक बार चेक कर लेते हैं, 2, 3, 1, 0, 60, ये आपके ओल्ड रो एलिमेंट्स हैं। तो मैं ये फॉर्मूला है वो एक साथ ही सब पे लगा रहा हूँ, और फिर आपका माइनस का साइन था इस फॉर्मूले में, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, रो एलिमेंट इन की कॉलम, ओल्ड रो का कौन सा एलिमेंट की कॉलम में है, तो वो 2 है, ये हर केस में सिमिलर रहेगा। मल्टीप्लाई किया आपने कोरस्पॉन्डिंग रिप्लेसमेंट रो वैल्यू, अब फर्स्ट एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या है 1, 1, फिर 3/4, थर्ड एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग 0, फोर्थ के 1/4, और फिर 24। एक बार सभी वैल्यूज हम लिख लेते हैं, 1/4, 3/4, 0, 1/4 एंड 24। तो ये ऑपरेशन हमने अप्लाई कर दिया सभी पे, और जो हमारे नए एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे 0, 3/2, 1, -1/2 एंड 12। तो अब ये सारे एलिमेंट्स आपके न्यू रो को रिप्रेजेंट करेंगे। तो न्यू रो में ये सारे एलिमेंट्स एक बार हम लिख लेते हैं नई टेबल में। फर्स्ट एलिमेंट आपका था 0, सेकंड एलिमेंट है 3/2, थर्ड एलिमेंट है आपका 1, -1/2, और जो राइट हैंड साइड है वो आपकी रहेगी 12, राइट हैंड साइड आपकी हो गई 12। तो इस तरीके से हमने जो न्यू रो है उसके सभी एलिमेंट्स हमने रिकैलकुलेट कर लिए हैं। एक नई टेबल, इंप्रूव्ड टेबल हमने यहाँ पे बना ली है। तो S2 आउटगोइंग वेरिएबल था, उसकी जगह पे X1 ने एंटर किया, तो आपका जो S1 वेरिएबल है वो वहीं पे रहेगा एज इट इज। अब फिर से हमें सिंप्लेक्स मेथड यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप था हमने वही अप्लाई करना है, यानी कि जो सिंप्लेक्स मेथड के जो पिछले स्टेप्स अप्लाई किए थे पिछले टेबल पे वो सारे हमें रिपीट करने हैं। तो सबसे पहला क्या था, हमें देखना है कि जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो कौन से वेरिएबल्स ने बनाई है। आप देखते हैं x1 के कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं 0, 1, s1 के कोफिशिएंट्स क्या हैं 1, 0। तो ये दो एलिमेंट्स हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉर्मुलेट करते हैं। तो x1 और s1 आपके क्या हो गए अब बेसिक वेरिएबल्स, और x2 और s2 आपके हो गए नॉन बेसिक वेरिएबल्स। तो जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स हम लिखते हैं इस कॉलम में। s1 का कोफिशिएंट क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0, x1 का कोफिशिएंट क्या था 40, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखेंगे तो उसमें x1 का कोफिशिएंट क्या है 40। तो ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे सीजे। तो कंट्रीब्यूशन आपका एज इट इज रहेगा, सिमिलर रहेगा हर एक टेबल में, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिट हर एक डिसीजन वेरिएबल का वो सिमिलर रहेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो x1 का 40 था, x2 का 35, s1 का 0, 0। और जो आपकी ये मैट्रिक्स बनी है x1 और s1 ने जो मैट्रिक्स बनाई है, इसके बेस पे हम इनिशियल एक जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो सजेस्ट करेंगे। तो जो बेसिक वेरिएबल्स हैं
उनको छोड़ के बाकी वेरिएबल्स यानी कि नॉन बेसिक वेरिएबल्स बच गए, उनकी वैल्यूज हम सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, 0। x2 की भी 0 लिखेंगे, s2 की भी 0 लिखेंगे। और जो बेसिक वेरिएबल्स है यानी कि x1 में पहले हम देखेंगे 1 कहाँ पे, तो 1 आपका सेकंड रो में है, और इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड वैल्यू क्या है, 24। तो x1 की सॉल्यूशन में वैल्यू क्या रहेगी, 24। सिमिलरली s1 में l1 लोकेट करेंगे, 1 यहाँ पे है, 1 की राइट हैंड साइड वैल्यू क्या है, 12। तो S1 की सॉल्यूशन में वैल्यू क्या रहेगी, 12। तो एक और सॉल्यूशन आपको सजेस्ट किया गया है। सॉल्यूशन क्या है कि हम x1 की 24 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, x2 की यूनिट्स कितनी रहेंगी, 0। S1 यानी कि जो रॉ मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है, अनयूटिलाइज्ड यूनिट्स कितनी होगी, 12। और S2 जो रिसोर्स था यानी कि लेबर आवर्स थे वो आपके फुली यूटिलाइज्ड होंगे। ठीक है, तो इस केस में अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या था, अगर मैं इसको लिखता हूँ दोबारा, 40x1 प्लस 35x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। तो अगर इस सॉल्यूशन की वैल्यूज पुट करते हैं इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो हमारा होगा 24 इंटू 40 प्लस 35 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 12 प्लस 0 इंटू 0, यानी कि आपकी जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 960 रुपीज। तो अभी तक आपका इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट कितना है, 960 रुपीज। तो चलिए एक बार ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कर लेते हैं इस सॉल्यूशन की जो आपको सजेस्ट किया गया है। तो ऑप्टिमैलिटी अगेन आपकी डेल्टा वैल्यूज के बेस पे होगी। डेल्टा वैल्यूज अगर आपकी सभी 0 या नेगेटिव हैं तो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, अगर नहीं है तो आपको सॉल्यूशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो एक बार क्विकली हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जेड वैल्यूज क्या रहेंगी, आपको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कोएफिशिएंट x1 का 0, इसको कॉरस्पॉन्डिंग जो बेसिक वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट के साथ 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 40, 1 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 40। तो आपका सम कितना रहेगा, 40। फिर हम सेकंड में करते हैं 3/2 इंटू 0 0, 3/4 इंटू 40, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30। फिर हम करते हैं S1 के लिए कैलकुलेट करेंगे S1 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 40 0। फिर S2 के लिए कैलकुलेट करेंगे -1/2 इंटू 0 0, 1/4 इंटू 40, तो ये आपका हो जाएगा 10। तो इस तरीके से हमने जेड जे वैल्यूज कैलकुलेट की हैं। अब डेल्टा जे वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे C माइनस जेड से। तो आपका हो जाएगा 40 माइनस 40 0, 35 माइनस 35 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 10 माइनस 10। तो आपकी डेल्टा वैल्यूज क्या आ गई, 0 5 0 माइनस 10। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आपकी तीन वैल्यूज सेटिस्फाई करती हैं ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन को। कौन कौन सी, x1 0 है, ये सेटिस्फाई करती है, s1 भी 0, ये सेटिस्फाई करती है, 0 है, s2 नेगेटिव है, ये भी सेटिस्फाई करती है। लेकिन जो x2 की डेल्टा वैल्यू वो क्या है, पॉजिटिव 5 है। इसका मतलब क्या है, अगर इस स्टेज पे हम x2 को सॉल्यूशन में इंक्लूड करते हैं तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, नेट इंपैक्ट क्या होगा, 5 रुपीज पर यूनिट। तो यानी कि स्कोप के इंप्रूवमेंट का स्कोप अभी भी आपके सॉल्यूशन में, आपकी प्रॉब्लम में है। तो यानी कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। तो इसको फर्दर इंप्रूव करेंगे। फर्दर इंप्रूवमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इनकमिंग वेरिएबल। तो इनकमिंग वेरिएबल कौन सा होगा, जो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है, 5। तो यानी कि x2 आपका हो गया इनकमिंग वेरिएबल, और जिस कॉलम में इनकमिंग वेरिएबल होता है उसको हम कहते हैं की कॉलम। तो x2 आपका इनकमिंग वेरिएबल अगर हो गया तो अब इसके काउंटर में हमें चाहिए एक आउटगोइंग वेरिएबल। आउटगोइंग वेरिएबल कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिप्लेसमेंट रेशियोज की हेल्प से। तो रिप्लेसमेंट रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, 12 को डिवाइड करेंगे हम 3/2 से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8। फिर जो 24 है उसमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका की कॉलम में एलिमेंट है 3/4, उससे डिवाइड करेंगे 24 डिवाइडेड बाय 3/4, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 32। तो आउटगोइंग वेरिएबल कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इसमें कौन सी है, 8।
तो जिसमें लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू जिस रो में लाई करती है उसको हम कहते हैं की रो। तो आपकी यहां से ये बन गई है की रो, और की रो को जो वेरिएबल हेड करता है वो आउटगोइंग वेरिएबल होता है। तो S1 आपका इस केस में क्या हो गया, आउटगोइंग वेरिएबल। तो सिंपल है, अगर आपने फर्स्ट टेबल के सारे स्टेप्स अच्छे से सीख लिए तो अगली बाकी जो रिमेनिंग टेबल्स है उसमें उन स्टेप्स को बस रिपीट करना है। तो आपके पास इनकमिंग वेरिएबल है x2, आउटगोइंग वेरिएबल है S1, और जहाँ पे की रो और की कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसको कहेंगे हम की एलिमेंट। तो 3/2 आपका क्या हो गया, की एलिमेंट। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमें क्या करना है, सॉल्यूशन को इंप्रूव करना है। अब सॉल्यूशन को इंप्रूव कैसे करेंगे, आपको ये दो स्टेप्स, दो ऑपरेशंस फिर से आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। डिराइव रिप्लेसमेंट रो, आपको पहले रिप्लेसमेंट रो क्रिएट करनी है। अब रिप्लेसमेंट रो कैसे क्रिएट करेंगे, अगर आपको याद हो तो जो की रो है उसके हर एक एलिमेंट को हम डिवाइड करेंगे की एलिमेंट से। की रो के हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेंगे की एलिमेंट से। तो की रो आपकी फर्स्ट है इस केस में और की एलिमेंट है 3/2। तो अगर इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं तो 0/3/2 ये आपका 0 हो जाएगा। मैं इसी में लिख रहा हूं एक बार, 3/2/3/2 आपका ये 1 रह जाएगा। 1/3/2 ये आपका हो जाएगा 2/3, -1/2/3/2 ये आपका हो जाएगा -1/3, और आपकी जो राइट हैंड साइड है वो हो जाएगी 12/3/2, ये आपकी हो जाएगी 8। तो ये एलिमेंट्स में एक बार जो नई टेबल है उसमें लिख देता हूँ। फर्स्ट रो आपकी की रो थी, तो उसी फर्स्ट रो ही आपकी रिप्लेसमेंट रो होगी। तो ये एलिमेंट्स में लिख देता हूँ एक बार। 0 आपका आया था, 1, 2/3, -1/3, और राइट हैंड साइड आपकी हो गई थी 8। अब फर्स्ट रो में आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा था, की रो की अगर बात करें तो S1 आपका आउटगोइंग वेरिएबल था, और इनकमिंग कौन था, x2 वेरिएबल। तो यहाँ पे आपका x2 वेरिएबल आ गया है। तो इस तरीके से आपने रिप्लेसमेंट रो क्रिएट की। अब उसके बाद होता है फिर से आपको न्यू रो डेवलप करनी है। न्यू रो किसकी जगह पे, जितनी भी बाकी रोज बची है की रो के अलावा उन सभी के लिए, और उन सभी के लिए फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था अभी, आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो एक बार ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके देखते हैं। आपके ओल्ड रो एलिमेंट्स क्या है, 1, 3/4, 0, 1/4, 24, ये आपके ओल्ड रो एलिमेंट्स हैं। तो ओल्ड रो एलिमेंट्स मैंने सभी फर्स्ट कॉलम में लिख लिए हैं, माइनस रो एलिमेंट इन की कॉलम। तो आपकी जो ओल्ड रो थी उसका कौन सा एलिमेंट की कॉलम में है, कौन सा एलिमेंट है आपका, 3/4। 3/4 आपका एलिमेंट की रो में लाई करता है। तो इसको लिख लेते हैं हम एक बार। ये आपका हो जाएगा 3/4, 3/4, 3/4, यस। और अब कॉरस्पॉन्डिंग जो रिप्लेसमेंट रो की वैल्यूज हैं वो आपको पुट करनी है इस फॉर्मूला में। तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आपकी, 0, 1, 2/3, ये है आपकी 0 फर्स्ट केस में, 1, 2/3, -1/3, और आपकी 8। तो जो आपकी न्यू वैल्यूज होंगी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 1, ये आपकी हो जाएगी 0, ये है -1/2, -1/2, जो फोर्थ वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 1/2, और जो फिफ्थ वैल्यू है राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो वो आपकी हो जाएगी 18। यस। तो इस तरीके से हमने जो न्यू रो है वो डेवलप की, और उसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे आप, 1,
0 माइनस 1/2, 1/2, और ये आपका हो जाएगा 18, और यहाँ पे x1 वेरिएबल आपका जो पहले से था वो एज इट इज रहेगा। अब आपके पास इम्प्रूव्ड टेबल है, और इस टेबल पे फिर से हमें जो पिछली दो टेबल्स के ऑपरेशन अप्लाई किए थे वो करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ पे बनी है आपकी। तो x1 और x2 दो वेरिएबल्स हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉर्मुलेट करते हैं। तो ये आपके हो गई बेसिक वेरिएबल्स, और बेसिक वेरिएबल्स को हम बेसिस में इंक्लूड करेंगे और उनके जो रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स हैं वो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो x2 का कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर देखें हम तो 35 है, x1 का कोफिशिएंट कितना है 40। तो अब कंट्रीब्यूशन हम लिखते हैं, कंट्रीब्यूशन आपके एज इट इज रहेंगे, x1 का 40 है, x2 का 35, s1 का 0, s2 का भी 0 है। और जो सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा हमें, ये अब इनिशियल सॉल्यूशन नहीं है, ये इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आपका है इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन। तो इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उनको छोड़ के बाकी जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स बच गए उनकी वैल्यूज हम 0 लिखते हैं। तो नॉन बेसिक वेरिएबल्स यानी कि s1 भी 0 है, s2 भी 0 है। और बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाइक x1 है, x1 के सामने हम पहले 1 लोकेट करेंगे। 1 कहाँ है, सेकंड रो में। सेकंड रो की राइट हैंड साइड वैल्यू क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग 18। तो x1 की वैल्यू सॉल्यूशन में 18। x2 में भी हम 1 लोकेट करेंगे, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो की राइट हैंड साइड वैल्यू क्या है 8। तो ये आपका इंप्रूव्ड सॉल्यूशन आपको सजेस्ट किया गया है। अब इस सॉल्यूशन की ऑप्टिमलिटी हम चेक करेंगे कि ये सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल है या नहीं है। तो ऑप्टिमलिटी हम चेक करते हैं डेल्टा वैल्यूज के बेस पे। तो डेल्टा वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए जेड जे कैलकुलेट करेंगे। 0 को उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 35। तो 35 इंटू 0 0, 40 इंटू 1 40, 0 प्लस 40 आपका हो गया 40, 1 इंटू 35 प्लस 40 इंटू 0, ये हो गया आपका 35, 2/3 इंटू 35, ये आपका हो गया 70/3, ये हो गया आपका 70/3, और प्लस में करेंगे 40 इंटू 1 माइनस 2, माइनस 1/2, तो ये आपका हो जाएगा -20। और सेकंड केस में करेंगे 35 इंटू -1/3, तो आपका हो गया 35/3 प्लस 1/2 इंटू 40, ये आपका 20 हो गया। अब डेल्टा वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा वैल्यूज आपकी हो गई 40 माइनस 40 0, 35 माइनस 35 0, अब 0 माइनस दिस वैल्यू, अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी होगी -10/3, और सेकंड केस में अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी होगी -25/3। तो यानी कि जो आपका क्राइटेरिया था ऑप्टिमैलिटी का वो क्या था कि डेल्टा वैल्यूज या तो 0 होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए। तो फाइनली जो डेल्टा वैल्यूज हैं वो या तो 0 है या नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि इस सॉल्यूशन में फर्दर इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं है। तो ये सॉल्यूशन आपका हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, यानी कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइनल सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमें जो x1 और x2 की जो वैल्यूज कैलकुलेट की हैं वो पुट करनी पड़ेगी। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा ये था, तो हमारी प्रॉफिट कितना होगा टोटल 40 इंटू x1, x1 की वैल्यू कितनी रही है इसमें 40, हाँ सॉल्यूशन में आपकी वैल्यू रही है 18, सॉरी x1 का वैल्यू क्या है सोल्यूशन में 18, और x2 की वैल्यू क्या है 8। तो इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट करते हैं। सो 40 इंटू 18 प्लस 35 इंटू 8, तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो इस केस में हो जाएगा 720 प्लस 280, यानी कि 1000 रुपीज। तो ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमने सिंप्लेक्स मेथड को अप्लाई किया, डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उनको सिस्टमैटिक मैनर में फॉलो किया, और डिफरेंट वेरिएबल्स को कैलकुलेट करते हुए फाइनली
हमने एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पे इसका फाइंड आउट किया है, जिसकी वैल्यू है 1000 रुपीज। तो जब भी आप इस तरीके के प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो आपको भी सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करना है, सिस्टमैटिक मैनर में फॉलो करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स को अंडरस्टैंड करके प्रोसीड करेंगे तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इनमें जो वेरिएबल्स हैं उनका उनका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि सी क्या डिनोट करता है, कंट्रीब्यूशन क्या है, जेड है वो क्या डिनोट करता है, डेल्टा क्या डिनोट करता है। तो अगर ये इंटरप्रिटेशन आपको पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सिंप्लेक्स मेथड को फॉलो करने में, अप्लाई करने में, और आप मैक्सिमाइजेशन टाइप जो प्रॉब्लम्स होंगे उनका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।